नमस्कार। पुनः मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक को लेकर के। उससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी आपको देना आवश्यक है। आप हमसे रिपब्लिका ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और रिपब्लिका ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर में आप जैसे ही रिपब्लिका लिखेंगे तो ऐप आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। और जो भी छात्र यह चाहते हैं कि हम टेट की तैयारी सही तरीके से करें, एसटेट हो, सीटेट हो, उसकी नई कक्षा जो है 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है रिपब्लिका ऐप पर भी। अगर आप उससे जुड़ी किसी भी तरह का जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678599093 पर अपना नाम और कोड के तौर पर TET लिखना नहीं भूलेंगे। इससे क्या होगा कि आपसे हमें संपर्क करने में आसानी होगी। और आपको अगर टेस्ट सीरीज लेना हो जो कि 12 जुलाई से फिर स्टार्ट हो रहा है और हमारे क्लास का प्रोग्राम चल रहा है, 1 जुलाई से फिर नई बैच स्टार्ट होगी, तो आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कक्षा को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत कैसे, क्या और क्यों आवश्यकता ये खत्म हो गया था। अब बाल विकास का सिद्धांत में किन किन सिद्धांतों की बात आती है उस सिद्धांत को देखते हैं। तो यह सिद्धांत प्रतिपादित करने में गैरिसन और कुछ अन्य बाल मनोवैज्ञानिक थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इसको कुछ इस तरह से परिभाषित किया कि बाल विकास के सिद्धांत में सबसे पहला निरंतर विकास का सिद्धांत आता है, पुनः विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत आता है, उसके बाद विकास क्रम का सिद्धांत आता है, पुनः विकास दिशा का सिद्धांत आता है, फिर एकीकरण का सिद्धांत आता है और पुनः परस्पर संबंध का सिद्धांत, वैयक्तिक विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, यह भी इन सिद्धांतों के अंदर निहित रहता है। अब चलिए इस कक्षा को हम सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ाते हुए इन टॉपिकों को अच्छी तरह से जानने का कोशिश करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत, इन सिद्धांतों की चर्चा कैसे हुई। गैरिसन और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं और उन परिवर्तनों को देखने पर उन परिवर्तनों को एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अध्ययन करते हैं और इसी क्रम को विकास का अध्ययन कहा जाता है। तो यही हमारे बाल विकास का अध्ययन है। इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित सिद्धांत हैं उसकी चर्चाएं मैं अब आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, जिसमें पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, इसके अनुसार हम यह भी जानते हैं कि हर एक गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास निरंतर चलता रहता है और इसके अनुसार यह है कि विकास या वृद्धि एक अनवरत दिशा में चलती रहती है जो जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक की अवस्था तक चलती रहती है। इसमें खास करके जिसमें 3 वर्ष की अवस्था जो होती है किसी भी बालक के विकास की प्रक्रिया को काफी तेजी से करता है। अर्थात आप यह गौर किए होंगे कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था तक बालक के विकास और वृद्धि दोनों में तीव्रता देखी जाती है। पुनः विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, इसको समझते हैं। डगलस और हॉलैंड ने इसे प्रतिपादित किया है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो डगलस और हॉलैंड ने। ये चीज आप ध्यान में रखें क्योंकि जहां जहां थिंकर की बात होती है टेट में वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि डगलस और हॉलैंड ने कौन से सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत डगलस और हॉलैंड के द्वारा। उनके अनुसार व्यक्तियों के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। ये बात तो तय है कि हर एक व्यक्ति के में हर एक तरह का विकास होता है। सबके विकास एक दिशा में नहीं होते, विभिन्न दिशा में होती हैं। वृद्धि भी अनेक तरह की होती है, भिन्नता पाई है। जन्म के समय जो लंबा होता है वह, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो बालक जन्म के समय लंबा होता है तथाकथित वह जब बड़ा होता है तो उसकी लंबाई कम नहीं होती, वो उसकी हाइट अच्छी रहती है। और जो बालक जन्म के समय से ही छोटा होता है उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। उन्होंने इस तरह से इस चीज को समझाया। अर्थात विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी विकास जो गति करती है या विकास जो आगे की ओर बढ़ता है वो विभिन्न तरीकों से बढ़ता है। पुनः विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत सरले, ग्रेसल, पियाजे और एमिस,
इन सब ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी यह पूछा जाएगा सरले ने कौन सा किया या फिर गैलेस ने। पियाजे का खास करके तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्होंने विकास का यह सिद्धांत भी दिया है। और उन्होंने बताया कि 32 से 36 माह का बालक, उन्होंने इस तरह से समझाया कि 32 से 36 माह का बालक वृत्त को उल्टा, अर्थात वह जो एक फिगर बनाएगा, हम लोग वृत्त अगर बनाएंगे तो एक गोल सर्किल ऐसा बनाएंगे, जबकि 32 से 36 माह का बालक कभी बनाएगा तो इस तरह से, यानी कि वह उल्टा बनाना शुरू कर देता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वृत्त को उल्टा बनाने की अवस्था जो बालक के विकास में होता है वह किस से किस माह तक होता है, तो आप उसे कहेंगे 32 से 36 माह के बीच। पुनः जब बालक 60 माह का होता है तो वह वृत्त को सीधा बनाना शुरू कर देता है। वृत्त को क्या करता है? सीधा बनाना शुरू करते हैं। और फिर जब 72 माह का होता है तो वृत्त को फिर उल्टा बनाना शुरू कर देता है। ठीक यही चीज, यही कि जन्म के समय बच्चा रोता है, 3 माह बाद वह क्या करता है? गले से विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। फिर 6 महीने बाद वह अपने मन की अंतर्ध्वनि से जो आनंद उत्पन्न होता है उससे वह ध्वनि निकालता है। फिर 7 माह बाद वह क्या करता है? किसी संबोधन के तौर पर कि जो पा पा बा दा इस तरह के शब्दों का उच्चारण करता है। पुनः इसी तरह से उसकी अवस्था जो होती है वो बढ़ती जाती है। जो वह बढ़ता जाता है तो उसकी वृद्धि, उसके भाषा के रूप में भी उसमें वृद्धि होती जाती है। अर्थात जब वह रोना शुरू 3 महीने के समय में क्या करता है? गले से विशेष प्रकार की आवाज, 6 महीने में आनंद की ध्वनि, किसी तरह की ध्वनि निकलेगी। 7 माह बाद वह कुछ संबोधन करना शुरू कर देता है। अर्थात इससे बालक के गामक और भाषा संबंधी विकास का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह विकास का एक क्रम माना जाता है। अब हम विकास दिशा के सिद्धांत को देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। आप इस चीज को समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि विकास दिशा का सिद्धांत जो होगा वह किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो सिर से पैर की ओर की दिशा मत, यथा 3 माह का बच्चा, इस एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि 3 माह का बच्चा जो होता उसकी नेत्रों की गति पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। 3 माह का जो बच्चा होता है वो अपने नेत्र का जो गति होता है उस पर वह नियंत्रण, 6 माह का बच्चा जो होता है वह अपने नेत्र पर अर्थात आंखों पर देखने पर वह नियंत्रण धीरे धीरे पाना शुरू कर देता है। फिर 8 माह का जो बच्चा होगा वह धीरे धीरे सहारा लेकर बैठने लगता है। और 10 माह का जो बच्चा होता है वह स्वयं बैठने लगता है और घसीट कर चलने भी लगता है। तो यही चीज है कि विकास का दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर, अर्थात सबसे पहले सिर, आंख, सिर के पास की बात हो गई कि नियंत्रण कहाँ से? आंख से देखना शुरू करता है। 6 माह में आकर के वह अपने हाथ की गति पर चलाना शुरू कर देता है, अर्थात किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा तो तेजी से पकड़ेगा। फिर वह बच्चा जो होता है सहारा से बैठने की कोशिश करता है, अर्थात कमर। और चौथा क्रम जो होता है 10 माह तक वह स्वयं चलने या बैठने, स्वयं बैठने और धीरे धीरे चलने की, अर्थात आंख यानी सिर, फिर 6 माह में हाथ से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश, फिर उसके बाद कमर की मदद से वह क्या करता है? बैठने लगता है किसी सहारे से। पुनः वह क्या करता है? 10 माह के बाद वह क्या करता है? खुद से बैठने लगता है और घसीट कर चलने लगता है। अर्थात क्रम जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। यही चीज समझने की चीजें होती हैं। पुनः हमारा अगला सिद्धांत जो है वह है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक विभिन्न अंगों पर नियंत्रण करते हुए, एक दूसरे अंगों पर नियंत्रण करते हुए उसे एकीकृत करता है। शुरू में हमने बताया कि सिर से पैर की दिशा होती है, तो पहले आंख, फिर हाथ, फिर कमर, फिर पैर। तो यह जो क्रम होता है तो इसमें बालक क्या होता है, कभी कभी बालक इन सभी पे अपना कमांड जिया कहते हैं नियंत्रण नहीं कर पाता, लेकिन जो एक उम्र के पड़ाव पर आता है तो इन सभी अंगों का सामंजस्य करके वह उसे अपने अनुसार कार्य करने में सफल हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब बालक छोटा होता है तो पहले पूरे हाथ को, वह सिर्फ उंगली नहीं घुमाएगा, वह क्या करेगा? पूरे हाथ को घुमाता है। फिर उसके बाद वह अपने हाथ को अलग और उंगलियों को अलग अलग चलाना सीख लेता है।
तो यही चीजें हैं, ये एकीकरण का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत बालक क्या करता है, तो सभी चीजों पर जो भी उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी अंग हैं, उसके ऊपर वह अपना नियंत्रण प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, इसीलिए यह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अब फिर अगला टॉपिक है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत अर्थात यहाँ पर एक मनोयोग से दूसरे मनोयोग, अर्थात सीधा इस तरह से समझे कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और संवेगात्मक विकास भी करता है और इस सब को अपने अनुसार ढालता भी है। इस सब को एक क्रम में करता है। जैसे जो जो बालक बड़ा होता है तो उसका शारीरिक विकास संभव होगा ही, फिर उसके बाद उसका मानसिक विकास भी होता है, फिर उसके अंदर संवेगात्मक अर्थात समाज के प्रति भी विकास होता है। तो ये तीनों अलग डायमेंशन में नहीं चलता। बालक क्या करता है, इन तीनों को अपने अंदर समेटता है, वही हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है वैयक्तिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक, यानी कि एक कोई खास, प्रत्येक बालक या बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, वह अपने अनुसार विकास करता है। इस स्वरूप में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात लड़का हो या लड़की हो, दोनों विकास करता है, दोनों की अलग अलग वैयक्तिक भिन्नताएं पाई होती हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के रूप में परिलक्षित होता है। आप स्वयं ही इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं कि बालक की विकास की वृद्धि को और बालिका के विकास की वृद्धि को हम देख सकते हैं और इस चीज को सीख सकते हैं कि उसकी वैयक्तिक भिन्नता किस तरह से किस और अग्रसर हो रही है। इसके अंतर्गत उसकी शारीरिक संरचना में भी अलग अलग भिन्न भिन्न अंतर पाए जाते हैं, मानसिक संरचना में भी अंतर पाया जाता है और यहाँ तक कि सामाजिक में भी अंतर पाया जाता है। पुनः अब हम चलते हैं समान प्रतिमान के सिद्धांत की ओर। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जो होता है, इसके अनुसार प्रत्येक, हरलॉक कहता है, हरलॉक के अनुसार हम इस चीज को समझते हैं कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास करता है। इसीलिए कहा गया समान प्रतिमान, अर्थात जो जिस जाति में है, चाहे वो पशु में है या मानव में है, वो अपने अनुरूप ही विकास करता है। जैसे कि संपूर्ण संसार में मानव शिशुओं का विकास मानव के ही रूप में होता है। कोई भी शिशु, अगर कोई एक कुत्ते का बच्चा हो, उसकी वृद्धि तो कुत्ते के रूप में ही होगी। तो ठीक यही चीज उनका कहना था हरलॉक का कि जो समान प्रतिमान होता है उसी सिद्धांत पर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वंशानुक्रम वो वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत बालक के विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से जो विकास या वृद्धि होता है उस चीज को परिलक्षित करने को बताता है। अर्थात बालक के विकास में वंशानुक्रम का भी योगदान होता है और वातावरण का भी योगदान होता है। इन दोनों को एक जगह करके अंतःक्रिया करके जो हम एक सिद्धांत निकलता है, उस सिद्धांत से जिस तरह का विकास होता है वह वंशानुक्रम वो वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। आइए हम एक चित्र के माध्यम से यह देखते हैं कि बालक में जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वह किस तरह से होता है। इस चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बालक की अवस्था शून्य, यानी कि वो गर्भाधान की अवस्था हो गई, पुनः शून्य से एक सप्ताह बाद जो होता है वह उसे कहा जाता है भ्रूणावस्था। एक सप्ताह, वीक, डब्लू। फिर उसके बाद 8 सप्ताह जो होता है, 8 सप्ताह बाद वह गर्भावस्था कहलाता है। उससे पहले वह भ्रूणावस्था में रहता है, 8 सप्ताह बाद वह गर्भावस्था की स्थिति को इंगित करता है। पुनः जब 10वां सप्ताह होता है, 10वां सप्ताह होता है तो बालक में धड़ का विकास हो जाता है, अर्थात सिर का विकास जो होता है वह 10वें सप्ताह में होता है। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग ध्यान में भी रखेंगे कि पूछ देगा कि एक शिशु में गर्भ के अंदर शिशु में धड़ का विकास कब होता है, तो 10वें महीने में होता है। फिर 14वें सप्ताह में
बालक गर्भ के अंदर ही छींकना या निगलना शुरू कर देता है। 10वें सप्ताह में निगलना या छींकना। पुनः जब यह अवस्था 16 सप्ताह की होती है, 16 सप्ताह की होती है, तो बालक क्या करता है, सांस लेने से पूर्व की, अर्थात उसके अंदर सांस लेने की जो प्रक्रिया चालू होने वाली होती है, उससे पूर्व की जो प्रक्रिया होती है वह 16वें सप्ताह में शुरू हो जाता है। फिर 18वें सप्ताह में बालक गर्भधारण में ही मुट्ठी बंद करना सीख लेता है। 18वें सप्ताह में। फिर 20वें सप्ताह में वह क्या करता है, तो गर्दन को सहज रूप से घुमाने की प्रक्रिया करने लगता है, गर्दन को सहज क्रिया में लाने की कोशिश करता है। 24वें सप्ताह में उसके शारीरिक और रासायनिक नियंत्रण प्राप्त करता है। 40वां सप्ताह जो होता है वह बालक के जन्म लेने की पूर्व की अवस्था होती है। 40वें सप्ताह के बाद पुनः फिर यह प्रारंभ होता है शून्य से, वो यहाँ पर उसके जन्म की अवस्था हो जाती है। इस 40 सप्ताह से नीचे गर्भ के अंदर की बातें हैं। अब यहाँ से फिर जन्म के बाद की उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती है। जन्म से 4 सप्ताह के बाद की अवस्था जो होती है उसके दरमियान बालक क्या होता है, तो वह अपने आंखों पर नियंत्रण पाता है। 16वें सप्ताह में वह क्या करता है, 16वें सप्ताह में वह अपने सिर पर नियंत्रण पाता है। 20वें सप्ताह में या फिर 28वें सप्ताह में वह अपने हाथों से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। 28वें सप्ताह में वह क्या करता है, किसी चीज को पकड़ने, अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। 40वें सप्ताह में वह बैठना, 40वें सप्ताह में वह बैठना और घसीटना सीखता है। 12 माह अर्थात 1 साल, 12 माह में बच्चा क्या होता है, तो 12 माह की अवस्था में वह खड़ा होना सीख जाता है। फिर 18 माह की अवस्था में वह चलना, किसी किसी शब्द का उच्चारण या किसी किसी शब्द समूह का उच्चारण वह 18वें माह की स्थिति में करता है। फिर उसके बाद 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें उसके आंत पर नियंत्रण आ जाता है, हाथों के ऊपर नियंत्रण आता है। 3 वर्ष में वह वाक्य बोलना शुरू कर देता है, सही तरह से किसी किसी वाक्य को स्पष्ट रूप से बोलना शुरू करता है। 4थे वर्ष में वह संख्या, आकार, इस सब की गिनती करना, बताना, किसी आकार को बताना शुरू कर देता है। और 5वें वर्ष में हम उसे सामाजिकता की पाठ को पढ़ाने के लिए विद्यालय या किंडरगार्टन इन सब चीजों में या ज्ञानार्जन के लिए भेजते हैं। पुनः उसके बाद का जो विकास होता है वह एक पैरेलल मैप के रूप में होता है। उसके बाद जो जो उसके अंदर वृद्धि आती जाती है तो वह विकास जो होने लगता है, एक विकास होता है गामक विकास के रूप में, दूसरा विकास जो होता है उसमें सामंजस्य का व्यवहार आ जाता है। पुनः उसके अंदर तीसरा जो होता है वह भाषा का विकास होता है। ये क्रम है। और सबसे अंत में जो होता है वह होता है आपको व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार, जो कि गर्भधारण से 5 वर्ष की अवस्था तक में वह निपुण होता है। तो आज की कक्षा पुनः यही समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोगों को एक चीज़ और नई जानकारी दे दें कि 1 जुलाई से हमारा ऑनलाइन बैच प्रारंभ होने जा रहा है। ऑनलाइन नई बैच स्टार्ट हो रही है, पुरानी बैच लगभग समाप्त होने पे, नई बैच जो है वह शुरू होने वाली 1 जुलाई से। और 12 जुलाई से टेट के टेस्ट सीरीज वह भी आरंभ होगा। जो छात्र इससे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678599093 पर अपना नाम और कोड टेट के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप अपने प्ले स्टोर में रिपब्लिका ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। और एक चीज बताना था कि आप यहाँ पर पढ़ने के क्रम में इन चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। पीडीएफ के रूप में ऐप पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। जिन छात्रों को चाहिए वो ऐप डाउनलोड करके वहां से इस चीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।